Sir, I want to say some words for this budget, this 2023 budget. मैं समझता हूं कि ये बजट जो है ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे मुश्किल और सबसे इम्पोर्टेंट बजट है। इस वक्त हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ गामज़न है और इन हालात में मुल्क को संभालना सबसे बड़ा जो मैं समझता हूं जिहाद है कि इस मुल्क को जिस दोराहे पर धकेल दिया गया है पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक, अब वो वक्त आ गया है कि जब हम खतरनाक रास्ते पर चल पड़े हैं। मैं आज इस बजट स्पीच में कुछ ऐसी बातें करना चाहता हूं जिसमें मैं किसी पर तनकीद किए बगैर सिस्टम की बात करना चाहता हूं, मसाइल के हल की बात करना चाहता हूं और उन वजूहात का जिक्र करना चाहता हूं जिनकी वजूहात की वजह से हम यहां पर पहुंचे। अगर वजूहात बताते हुए किसी को कोई बात बुरी लगती है या अच्छी लगती है, मैं ये समझता हूं कि हम बतौर पब्लिक नुमाइंदे एमएनएज जब असेंबलियों में आते हैं तो हमारा किरदार क्या होना चाहिए। यहां पर हमने ये देखा कि जब भी बजट पेश होता है हुकूमत ऑपोजिशन को गालियां दे रही है, ऑपोजिशन हुकूमत पे चढ़ दौड़ी है। जब मैंने 2018 की भी पहली बजट स्पीच की तो मैंने इस ऐवान का जो माहौल देखा था तो उस वक्त मैं इतना परेशान हुआ था कि मैंने अपनी स्पीच में यह कहा था कि मेरे वजीर, उस वक्त के वजीर आजम साहब, उनको मैंने मुखातिब करके कहा था कि अपोजिशन का काम है गवर्नमेंट पे तनकीद करना, लेकिन कभी मैंने ऐसी गवर्नमेंट नहीं देखी जो तनकीद को देखकर अपोजिशन को गालियां निकालने लग जाए। आप अपना शौक पूरा करें, अपोजिशन को गालियां निकालें, लेकिन शर्त यह है, एक बात मेरी आप लिख लें कि आप अपोजिशन को गालियां निकालेंगे लेकिन आप जिस मकसद के लिए यहां आए हैं, जो वादे करके आए हैं, जो इस्लाहात के वादे करके आए हैं, जो आप इस मुल्क को नया पाकिस्तान देने आए हैं, अगर आप गालियों में पड़ गए आप उस मकसद से हट जाएंगे। आज ये तारीख गवाह है कि सबसे पहले इस बात पे इख्तलाफ करने वाला अहमद हुसैन डेहड़ था। आप मेरी स्पीच निकलवा के नोट कर लें। मैंने कहा था कि आप ऑपोजिशन को टारगेट करने की बजाय उस गरीब आवाम को उसका हक दें, उसके लिए पॉलिसियां बनाएं, उसके लिए अमेंडमेंट्स करें, उसके लिए कानून लेके आएं जिससे हम उन्हें डिलीवर कर सकें। लेकिन अफसोस सद अफसोस यहां यह रूटीन रही कि जिसने ज्यादा गालियां दी उसको ज्यादा वजारतें मिल गईं। मैं खुदा की कसम किसी पर तनकीद नहीं कर रहा, मैं सच बोल रहा हूं और सच के सिवा कुछ नहीं बोल रहा। अगर ऑपोजिशन के बेंचेस पर बैठकर कोई उम्मीदवार सच बोले और उसको आप ये कहें तुम हुकूमत को गाली क्यों नहीं दे रहे, तुम्हें तो गाली देनी चाहिए। आज तक इन्हीं गालियों में यह मुल्क बर्बादी के इस जगह पे पहुंच चुका है जो अपोजिशन गवर्नमेंट को देती है और गवर्नमेंट अपोजिशन को देती है और कोई बंदा हक बात करने की जुर्रत नहीं करता। आज की मेरी बजट स्पीच सिर्फ हक बात के ऊपर थी। उस हक बात में अपोजिशन टारगेट में आती है, उस हक बात में गवर्नमेंट टारगेट में आती है, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। मैंने सच बोलना है, मैंने गरीब की बात करनी है, मैंने गरीब के दुख की बात करनी है। मैंने ये नहीं देखना मैं किसी की खुशामद कर रहा हूं, किसी को खुश कर रहा हूं, किसी को नाराज कर रहा हूं। मैंने सिर्फ उस गरीब के हकूक की आज बात करनी है। सर, जो बजट इस वक्त पेश हुआ है उसमें जो अहम तरीन चीजें हैं जिनको पढ़ते हुए मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है कि हमारा मुल्क साबका गलत प्लानिंग्स की वजह से आज इस दोराहे पे आ गया है कि हमारा टोटल बजट 9502 बिलियन है, जिसमें एक्सपेंडिचर्स 4904 बिलियन है, जिसमें डिफॉल्ट 4598 बिलियन है,
डेप्थ जिसमें अदायगी का खसारा 3950 बिलियन, डिफेंस 1523 बिलियन, डे टू डे अफेयर्स 1180 बिलियन, और सबसे अहम चीज सर जिसकी तरफ मैं आ रहा था, डेवलपमेंट ग्रांट सब्सिडीज 2041 बिलियन। सर इसमें क्या है? सबसे ज्यादा जुल्म इसमें हो रहा है। मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूं हुकूमत की कि पीआईए का खसारा, रेलवे का खसारा, पाक स्टील का खसारा, यूटिलिटी स्टोर्स, बीमार सनती यूनिट, ब्यूरोक्रेसी के नाजायज इखराजात, इन सब चीजों पे सब्सिडी खत्म कर दी जाए। इन सब चीजों के ऊपर ग्रांट्स खत्म कर दी जाएं। जब हमें ऊपर से जोर दिया जा रहा है कि मुल्क में सब्सिडी नहीं चल रही, आप किस चीज की सब्सिडी दे रहे हैं? दुख की बात यह है कि हमारा पूरा बजट जो 9502 बिलियन है, उसमें पीएसडी सिर्फ 808 बिलियन है। हमारा डेवलपमेंट का बजट सिर्फ 808 बिलियन है। यह दुख की बात है। 92% बजट 8694 बिलियन, 92% बजट नॉन डेवलपमेंट के ऊपर लग रहा है। नॉन डेवलपमेंट तनख्वाहें, दूसरी चीजें और इखराजात पे 92% बजट लग रहा है, और 8% बजट जो 808 बिलियन लग रहा है पीएसडी पे। दुख इस बात का है कि जब ये बजट पेश किया जाता है, फिर जिमनी बजट आता है, फिर कटौती लग जाती है, फिर कट लग जाते हैं। इस 808 बिलियन को भी 400 बिलियन कर दिया जाता है। ये भी जो हमारी यहां की ब्यूरोक्रेसी है, वो फिर अपने नॉन डेवलपमेंट खर्चों पे इसको ले जाती है। तो सर मैं ये बात करना चाहता हूं, आज आपको चंद सच्ची बातें करना चाहता हूं। एक यहां पे एक पॉपुलस लीडरशिप आई है, जिन्होंने सुपरफिशियल टच देके यहां पे कहा कि गुलामी, हम गुलामी से निजात चाहते हैं। मैं एज अपोजिशन पार्लिमानी लीडर, लेकिन मुझे यह कहा गया है कि आपने हुकूमत को सिर्फ बुरा भला कहना है। मैंने कहा है कि मैं उस गरीब की बेहतरी के लिए आया हूं, मैं सच बोलूंगा। आज मैं सच बोल रहा हूं। सर यहां कहा गया कि हम गुलामी नहीं करेंगे। जब पूछा जाए उनसे कि गुलामी को डेफिनेशन दें, कहते हम ऑर्डर नहीं मानेंगे, हम इंप्लीमेंटेशन, उनके बातों की इंप्लीमेंटेशन नहीं करेंगे। हमने कहा जी बहुत वेल डन, आप नहीं करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि $6 बिलियन के लिए सेंट्रल बैंक आपने दे दिया उन्हें, $6 बिलियन के लिए स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी उनको दे दी। गवर्नर जो है हमारा, जो स्टेट बैंक का है, वो उसके ऊपर अब स्टेट बैंक की जो उन्हें ऑटोनॉमी आपने दी है, उसके बदले में आप किसी भी मामले पे उसे लोकल कोर्ट में आप ट्राई नहीं कर सकते। ओगरा को आपने ऑटोनोमस करार दे दिया, पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी पड़ गई हमें। ये वजूहात हैं जिनकी वजह से पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी पड़ गई हैं, कि जब आप खुद ये बात जाके मुआहदे में कह आए कि हमने आपको ऑटोनॉमी दे दिया इदारों की, स्टेट बैंक की, आपको सेंट्रल बैंक की दे दी है, तो आपको कैसे नहीं ये बढ़ाना पड़ेगा। सर मैं अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि महंगाई 25 से 30% बढ़ने जा रही है। बिजली 16 से 39 रुपए फी यूनिट बढ़ने जा रही है। और महंगाई का जो ये तूफान है सर, इसमें हम सब जिम्मेदार हैं। और उस जिम्मेदारी की वजह यह है कि इस मुल्क में जब भी कर्ज लिया गया है, वो आमदन समझ के खर्च किया गया है। यहां पे बाबू और ब्यूरोक्रेसी ने हमेशा बजट बनाया है, कभी यहां यह ख्याल नहीं किया कि हाईवे और एनएचए के क्या रेट्स हैं। एक इदारा दूसरे इदारे को फेल करने में लगा हुआ है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक मिसाल देता हूं। नादरा में जो वहां पे डाक की तरसील होती है, वो टीसीएस के जरिए होती है। पाकिस्तान पोस्ट किसके लिए है? मेरा सवाल यह है कि जब इदारे ही अपने इदारों को नुकसान देंगे तो यह मुल्क कैसे तरक्की करेगा? मेरा सवाल यह है कि यह सिस्टम की फेलियर जो है, इस फेलियर की जिम्मेदारी कौन लेता है? यह फेलियर की वजूहात क्या हैं? सर अपर क्लास को 3400 बिलियन सब्सिडी दी जा रही है, 20 बिलियन लोअर क्लास को सब्सिडी दी जा रही है। इसके ऊपर हमें हुकूमत से इंसाफ चाहिए। इस्लाहात की बात करें
तो बहुत सारे हुकूमतें आई, उन्होंने कहा हम इस्लाहात करेंगे, पुलिस इस्लाहात नहीं हुए, हेल्थ में इस्लाहात नहीं हुई, सर एजुकेशन में इस्लाहात, यहां कहा गया कि जी हम तो यहां का करिकुलम चेंज कर देंगे, वो भी नहीं हुआ, लॉ में नहीं हुआ, ब्यूरोक्रेसी का स्ट्रक्चर तक चेंज नहीं हुआ। साबका हुकूमत ने ये दावे किए कि जीडीपी के अहदाफ हासिल कर लिए, हमने एक्सपोर्ट में इजाफा कर दिया, हमने इंपोर्ट में इजाफा कर दिया, शरह नमू की अहदाफ हासिल कर लिए, ग्रोथ में इजाफा कर दिया, ज़राई तरक्की हमने कर दी, सनती तरक्की कर दी, फी कस आमदनी में इजाफा कर दिया है, तरसीलात ज़र में इजाफा कर दिया है। सर इतनी खूबसूरत बातें हैं, सुन के ऐसे दिल ठंडा हो जाता है, ऐसे लगता है कि इन सब चीज़ों के होने के बाद हमारा गरीब खुशी से जिंदगी गुजार रहा होगा, हमारे गरीब को सब कुछ मिल रहा होगा। ये सारी चीज़ों के ऐलान करने के बाद गरीब क्यों रो रहा है, गरीब तक उसके असरात क्यों नहीं पहुंचे? कौन है इसका जवाब दे? कौन या अल्लाह रसूल के नाम लेके लोगों के ऊपर हीरो बनते हैं लेकिन कहते हैं जी ये सब कुछ हमने दिया है और गरीब रो रहा है? कौन देगा इसका जवाब? मैं आज अल्लाह से ये मुतालबा करता हूं, या अल्लाह ताला उन लोगों से पूछ जो तेरा नाम लेके ये अहदाफ पूरे करने की बातें करते हैं और गरीब रो रहा है। पूछे वो गरीब से क्यों गरीब आज रो रहा है, आज कब्र में क्यों पहुंच गया है? ये झूठे सर्वे, ये टिल्ट शुदा हकायक, ये कौम से झूठ पे झूठ, क्या इन्होंने कब्रों में नहीं जाना? सर मुझे बताएं, मुल्क में कोई पिछले कोई ऐसा बना है जिस पे हम फख्र कर सके? आमदनी में कोई इजाफा ऐसा हुआ है जिसका हम जिक्र कर सके? इंडस्ट्री बैठी जा रही है, मुल्क की इंडेक्स नीचे दिखाई दे रहे हैं। ऑटो व्हीकल, मैं आज मुतालबा करता हूं अपनी गवर्नमेंट से, इस वक्त की गवर्नमेंट से मैं मुतालबा करता हूं, एक आप एक्शन ले लें। ऑटो व्हीकल कंपनीज जो 100% जो हमारे पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो हमारी गवर्नमेंट है, मौजूदा गवर्नमेंट, जो 100% टेक्नोलॉजी जो है ऑटो व्हीकल्स की वो बाहर से मंगवाई जा रही है। मैं सर मुतालबा करता हूं वजीर आजम पाकिस्तान से, फिल फौर उन पर उनके लाइसेंस कैंसिल करके उन पर पाबंदी लगाई जाए कि वो सारे अपने इक्विपमेंट्स यहां मंगवाएं और यहां पे हर चीज असेंबल करें, ताकि हमें एक्सपोर्ट से इंपोर्ट से बच जाए हम। सर मैं अब बहुत ही अहम बात करना चाहता हूं, हमारी फाइनेंशियल क्रंच, हमारे मुईशत की इस मसले के असल वजूहात बयान करना चाहता हूं जो शायद किसी ने ना की हो। सर यहां के हमारे माहिर मुआशियात, इकोनॉमिस्ट पे बात करना, इकोनॉमिस्ट पे बात करना चाहता हूं। आई वांट टू टॉक अबाउट द इकोनॉमिस्ट जो यहां बजट बनाते हैं, जो हमारे तजावीज देते हैं कि मुल्क को इस तरह बुहरान से निकाला जाए। सर मैं सॉरी टू से, ये सब के सब दे आर अलाइंड विद द गवर्नमेंट, दे आर नॉट अलाइंड विद पाकिस्तान। हमें वो इकोनॉमिस्ट चाहिए जो पाकिस्तान से अलाइंड हो, जो मुल्क की बेहतरी करें, जो हुकूमतों की बेहतरी ना करें। हुकूमती को बेहतरी से मसला हल नहीं होता, क्योंकि हुकूमतें कहती हैं डंग टपाओ पॉलिसी करो, लेकिन हमें वो पॉलिसियां चाहिए जिससे हमारा मुल्क तरक्की करे। सर दीज इकोनॉमिस्ट्स आर ऑलवेज जॉब सीकर्स, मुल्क की बेहतरी ये नहीं सोचते, ये हुकूमती बेहतरी सोचते हैं और मुल्क की बेहतरी नहीं सोचते। जॉब मिल जाए सब ठीक है, जॉब खत्म हो जाए नहीं जी सब कुछ बिगड़ गया है। इकोनॉमिस्ट मेरी समझ से बाहर हैं सर। क्रिटिकल एनालिस्ट जो है उसको इन इक्वालिटीज पर रिसर्च करना बहुत जरूरी है। जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, जो क्रिटिकल एनालिस्ट हैं, उनके लिए जरूरी है कि इन इक्वालिटीज पे जो हमारे उनकी रिसर्च होनी चाहिए, और उन्होंने सब्सिडीज पर भी काम किया हो। कितने मेरिट पे आते हैं जो इसके बारे में जानते हैं, और जब हमारा इकोनॉमिस्ट ही सही तरह से उसके मुताबिक नहीं होगा तो वो हमारे लिए आगे क्या करेगा। इसी वजह से हम टैक्स कलेक्शंस में फेल हो गए, इस वजह से आज तक सीरियसली टैक्स रिफॉर्म्स पे काम नहीं किया गया। और सर आज मैं एक मुतालबा करता हूं, और ये मेरा मुतालबा सर, मेरा ये मुतालबा जो है वो ये है कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी, आई थिंक द चार्टर ऑफ इकोनॉमी इज द मोस्ट essential for this country, for the economy of this country. चार्टर ऑफ इकोनॉमी जो है इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए,
चार्टर ऑफ इकोनॉमी में जो आपके बंदे लगाए जाएं उनको सियासी तौर पे ओबलाइज ना किया जाए, बल्कि मेरिट पर वो बंदे लगाए जाएं जो हमारे मुल्क से वफादार हों। सर, जिस तरह डिफेंस के मामलात में कोई दखल नहीं दे सकता, आज मैं मुतालबा करता हूं कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी में भी इसका दखल नहीं होना चाहिए, किसी का दखल नहीं होना चाहिए, उन्हें इंडिपेंडेंट होना चाहिए और मुल्क की बेहतरी के लिए चार्टर ऑफ इकोनॉमी बनाए। सर, आज मैं बात करना चाहता हूं फॉरेन मिनिस्टर्स पे। पिछले 4 साल यहां पे फॉरेन मिनिस्टर्स रहे, हर साल नया फॉरेन मिनिस्टर। मुझे आज जवाब दिया जाए कि जब ये मिनिस्टर आते हैं तो आकर कहते हैं कि हम दुनिया बदल देंगे, और आने के बाद कहते हैं हम सब कुछ ठीक कर देंगे, और चले जाते हैं तो हमें जो आपने निकाल दिया अब ये मुल्क तबाह हो जाएगा। हमारी बजट पॉलिसी में यकसुई आज तक क्यों नहीं आई, और जो मुआशी प्लान है उनके ऊपर काम क्यों नहीं किया गया। और मैं कहता हूं कि हमारे जो फेडरल मिनिस्टर्स हैं वो कभी भी पॉलिटिकली नहीं आए। फेडरल मिनिस्टर्स वो आए हैं जो टेक्निक्रेट्स हैं या सेनेट के जरिए अवाम के मुंतखब करदा वो नहीं थे, वो कभी जवाबदेह नहीं थे। और वो आए हैं सर, उन्होंने अपने मफाद को देखा है, दे आर ऑलवेज जॉब सीकर्स। और पिछले 4 साल में जो आपने 4 फॉरेन मिनिस्टर बदले हैं, जब एक IMF से मुआहदा करके आता है और आकर पिछले बंदे की जो टर्म्स एंड कंडीशन है दूसरे साल नया बंदा जाएगा तो वो टर्म्स एंड कंडीशंस मिस हो जाएंगी, वो मुतालबे मिस हो जाएंगे, आपको नए जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। और 4 साल में एक पिछली दफा कहा गया हमारा एक अरस्तू है जिसको हमने तैयार किया है, वो हमारा फॉरेन मिनिस्टर बना, 6 महीने बाद उसको भी हटा दिया गया। इस तरह आप इकोनॉमी से खेलेंगे, ये मुल्क कैसे तरक्की करेगा। सर, मैं ये सवाल करता हूं कि जब आप नॉन सीरियस लोगों को हुकूमतें दे देंगे, ऐसे वजीर आला को आपने हुकूमत दे दी जिसको ये नहीं पता था कि हुकूमत चलानी कैसे है, उसने कहा कि मैं इस हुकूमत में आया हूं तो मैं सीखने आया हूं कि मैं कैसे सीखूं सियासत, मैं कैसे हुकूमत चलाना सीखूं। लोगों को सिखाने के लिए आप उनको हुकूमतें देते हैं, वो कैसे संभालेंगे आपके सूबे, और आपको खुद उसका तजर्बा नहीं है, और आप फाइनेंस के हर साल मिनिस्टर चेंज करते जा रहे हैं। आपने आज इस फाइनेंस को उस हालत पे जा पहुंचाया है कि हम आज उस जगह पे पहुंच गए हैं कि जहां मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा है। आज हमें ऐसी कुव्वतों की जरूरत है जिनको मुल्क को संभालने का तजर्बा हो। मैंने मुतालबा किया था वजीर आजम साहब से, सर आप तेल की कीमतें ना बढ़ाएं, इस्तीफा दे दें, और मेरे साथ वजीर आजम साहब मुत्तफिक हुए, उन्होंने कहा मैं ऐसे ही करूंगा। लेकिन जिस दिन 25 तारीख को IMF के मुज़ाकरात थे और वो हमें रिलीफ देने जा रहे थे, उस दिन इस्लामाबाद पे हमला कर दिया गया। अब इस्लामाबाद को बचाएं, मुल्क को बचाएं, अपनी सियासत को बचाएं, या हम कीमतें बढ़ाएं। जब आप इस दोराहे पे खड़े कर देंगे हुकूमत को, जब आपका प्रेसिडेंट आपका यहां पे मुल्क में वो काम कर रहा है जिससे रोज डॉलर बढ़ रहे हैं, डॉलर की कीमतें बढ़ रही हैं, आपका वहां स्पीकर बैठा हुआ एंड अनस्टेबिलिटी ला रहा है, आपका मुल्क कैसे स्टेबल होगा। आज मुझे कहते हैं आप अपोजिशन बेंचों पे बैठ के आप हुकूमत की बात कर रहे हैं। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूं, मैं किसी की खुशामद नहीं कर रहा, मेरे दिल में जमीर में जो सच आ रहा है मैं वही कह रहा हूं। और सर, इस तरह बात यहीं खत्म नहीं होती कि सवाल यह है कि इस गवर्नमेंट ने डिलीवर कर रही है या इस पिछली गवर्नमेंट ने डिलीवर किया है। मैं इसके बारे में सवाल करना चाहता हूं लॉ मेकर से, मीडिया पर्सन से, कि मैं पाकिस्तानियों से यह सवाल करना चाह रहा हूं, मैं इंटेलेक्चुअल से सवाल करना चाह रहा हूं कि 2 साल पहले मैंने स्पीच की थी कि खुदा के लिए अपोजिशन हुकूमतों को गालियां और गवर्नमेंट अपोजिशन को गालियां ना दे, बल्कि आपस में लड़ने की बजाय आप गरीब को डिलीवर करें। और मैंने अपने वजीर आजम को यह कहा था कि आप अपोजिशन के पीछे ना करें, आप डिलीवर करें, और उन्होंने डिलीवर नहीं किया सर। और डिलीवर ना करने की वजह से आज हम पे इल्जाम लग गए कि हमने उनके इख्तलाफ क्यों किया। सर, आज मैं यहां उन लॉ मेकर से और जो लॉ इंप्लीमेंट करते हैं, आज मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं कि अगर एक MNA अपनी पार्टी में खड़ा होके
हकायक पे, इस्लाहात पे, सच्चाई पे। और मैं आपको मिसाल देता हूं, आपको बातें छोटी लगेंगी। सर, मुल्तान में एक बर्न सेंटर है। उस बर्न सेंटर में 12 साल से कम उम्र बच्चों को दाखिल नहीं होने दिया जा रहा था पिछले 4 साल। सर, वो निश्तर में दाखिल होकर मर जाते थे, क्योंकि निश्तर में बैक्टीरिया होता था, वहां बैक्टीरिया नहीं होता था। सर, 4 साल मैं प्राइम मिनिस्टर के पीछे भागता रहा, मैं वजीर आला के पीछे भागता रहा। मैंने कहा कि मैं उस वार्ड में गया हूं, मैंने रोते हुए बच्चों को देखा है, मुझे रात को सोते हुए उनकी चीखें आती हैं। खुदा के लिए वहां से वो जो इंचार्ज है उसको हटाएं, क्योंकि वो आपके वजीर आला का जो दोस्त है, वो जो है उसके दफ्तर में करके मैंने यही बात की, वो उसको हटाते नहीं है और वो 12 साल से कम उम्र बच्चे को बर्न सेंटर में दाखिल नहीं होने देता और निश्तर में वो जरासीमों में मर जाते हैं। सर, मैंने तस्वीरें दिखाई प्राइम मिनिस्टर को, खुदा की कसम उन्हें तरस नहीं आया। ये अच्छी अच्छी बातें कैसे करते हैं, ये इतनी अच्छी बातें कैसे करते हैं जब उनको अगर एक मरते हुए बच्चों पे तरस नहीं आता। सर, दूसरी बात मैं बताऊं, मुल्तान में प्राइम मिनिस्टर साहब आए, मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा यहां पे लैंड रिकॉर्ड के दफ्तरों में गरीब आदमी 1 कनाल और 2 कनाल वाले अंगूठे नहीं लगाते, वो लैंड रिकॉर्ड नहीं चाहते, माफिया उनकी जमीनें उतार देता है। ये मेरे पास 5 केसेस हैं, ये 5 केसेस देखें, इसमें हमने अंगूठों को फोरेंसिक करवाया है। फोरेंसिक करवाने के बाद हमने ये साबित किया है कि भाई ये झूठे हैं, कि इसमें एंटी करप्शन माफिया शामिल है, इसमें लैंड रिकॉर्ड माफिया शामिल है, इसमें पुलिस माफिया शामिल है, और आपके डीजी लैंड रिकॉर्ड तक शामिल है, और आपके जो जी, और गोगी तो जाहिर है वो तो उनकी बादशाह थी। खैर, बहरहाल ये सब शामिल है। मैंने 5 फाइलें प्राइम मिनिस्टर के हाथ में दी, खुदा की कसम 5 फाइलें। प्राइम मिनिस्टर ने सुन के कहा, हो ये क्या हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए, मैं इसका मसला हल करता हूं। सर, खुदा की कसम 5 फाइलें मैंने 5 दफा उन्हें दी हैं, लेकिन आज तक वो मसला हल नहीं हुआ। बर्न सेंटर की तस्वीरें जब इन्होंने मुझे शो कॉज दिया, मैंने शो कॉज में अपने जवाब में लिखा कि ये तस्वीरें बर्न सेंटर की हैं, जो बच्चे मर गए और आपने उन्हें जीने के लिए नहीं बचाया। वो जब मैंने बर्न सेंटर की तस्वीरें साथ लगाई, सर, मैं ये बताना चाहता हूं कि इन्होंने अदालत में कहा कि अहमद हुसैन डेहड़ ने जो हमें जवाब ही नहीं दिया, मेरे पास उनकी जवाब के वसूल किए हुए साइन है। इन्होंने इलेक्शन कमीशन में कहा कि अहमद हुसैन डेहड़ ने हमें जवाब ही नहीं दिया उसका शो कॉज नोटिस का, क्योंकि अगर जवाब देते तो बर्न सेंटर के बच्चे भी उसमें शामिल होते। और सर, मैं एक ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, स्पीकर, ऑनरेबल मेंबर जनाब डेविड साहब बहुत ही काबिल एहतराम है, जिस तरह तमाम हमारे मेंबर्स, इनको गलत फहमी हुई, मुझे उन्होंने कोई फाइल नहीं दी बिल्कुल। बात करो, मैं साबिक वजीर आजम और वजीर आला उनकी बात कर रहा हूं। हो गई सर, अब इन्होंने बात की है तो मैं ये भी जिक्र कर देता हूं। सर, जब ये हुकूमत आई, मैंने वजीर आजम साहब से इनका जिक्र किया, इन्होंने मुझे चीफ मिनिस्टर साहब को मिलवा के भेजा। मैं अब वो कहे कि अपोजिशन वाले तारीफ क्यों करते हैं। सर, उस बंदे का जो ईडी था वहां, जिसने 4 साल वहां 12 साल से कम उम्र बच्चे दाखिल नहीं होने दिए, वो तब्दील भी हो गया है और यहाँ वहां पे बच्चे भी बर्न सेंटर में दाखिल हो रहे हैं। सर, जो सच है मैं बताऊंगा। उन्होंने मुझे कहा इसका आके इफ्तिताह करो, इसका आके इफ्तिताह करो, तुमने बहुत बड़ा काम किया मुल्तान में। मैंने कहा सर, ये मैंने काम किया अपने अल्लाह के लिए, मैं सियासत में इफ्तिताह करके अपने आप को छोटा नहीं करना चाहता। मेरा सिर्फ मेरे बच्चों की वहां इलाज होते रहे, मुझे सब कुछ मिल गया। सर, मैं वाइंड अप करता हूं, 2-3 अहम पॉइंट हैं। सर, मैं दुख इस बात का है कि इमेच्योर पॉलिटिकल लीडरशिप ने इस मुल्क को उस दहाने पे ला खड़ा किया है। मैंने खुदा की कसम, मैं अर्तगुल कहता था, खुदा की कसम मैं दिल से प्यार करता था, मेरा दिल टूटा है, मेरा दिल टूटा है। दिल इस तरह टूटा है कि जिसको गरीब के दुख का दुख नहीं है, मैं उसको इंसान नहीं समझता। सर, मतलब वो पॉलिटिकल लीडरशिप जो इमेच्योर है, सर, कॉमन मैन ने उसको सफर किया है। सर, ये कहते हैं कि फैटफ का क्रेडिट लेते हैं, कहते जी हमने फैटफ मंजूर कराया है, 4 साल हमने मेहनत की है, हमने फैटफ मंजूर कराया है।
सर विद अपॉलॉजी मैं ये क्रेडिट उन्हें देने को तैयार हूं। 4 साल में उन्होंने फैक्ट ऑफ मंजूर कराया, मैं क्रेडिट देने को तैयार हूं। मेरी एक शर्त है, जो गरीब भूख से मर रहा है महंगाई से, उसका क्रेडिट भी खुद लें उसका क्रेडिट, फैक्टिव का क्रेडिट के ले लें बेशक, लेकिन मैं एक बात बता दूं कि जिस हुक्म जिसके अमेरिका का सदर जिसे फोन नहीं करता, क्योंकि वो कहता है कि जी एब्सोल्युटली नॉट, उनको अड्डे चाहिए ही नहीं, वो कहता है एब्सोल्युटली नॉट। भाई अड्डे मांगे ही नहीं है, वो तो जा रहे हैं यहां से, अड्डे किस लिए मांगे? आप अगर उसने सवाल किया है कि आप अड्डे देंगे तो आप कह देंगे वो तो जा रहे हैं, उनको अड्डे चाहिए ही नहीं। आप हीरो बन गए एब्सोल्युटली नॉट। आपके दौर में अमेरिका ने आपको फोन ही नहीं किया, सदर ने। आपने सी पैक बंद करा दिया। सी पैक किसने बंद कराया? सी पैक बंद कराने वाला पाकिस्तान का मुखलिस हो सकता है? अल्लाह का नाम लेके तकरीरें कर सकता है वो? सी पैक किसने बंद कराया है? सऊदी अरब जैसा मुल्क को नाराज किसने किया है? यूरोपियन यूनियन को नाराज किसने किया है? कैसे इनको फैट ऑफ दे देते? इनको कैसे फैट ऑफ दे देते? शुक्र है हटे हैं तो फैट ऑफ भी हट रहा है। लेकिन उसके बावजूद मैं फैटिव का इनको क्रेडिट देने को तैयार हूं। शर्त यह है कि आज के बाद यह महंगाई हिनी के खाते में है। 4 साल में सर जो महंगाई इनकी ना तजर्बेकारी की वजह से हुई है, ना सर ये कोई ना लॉलेसनेस कंट्रोल कर सके हैं, ना मिसमैनेजमेंट कंट्रोल कर सके हैं, ना सर कोई इस्लाहात दे सके हैं, ना एजुकेशन में, ना हेल्थ में, ना पुलिस में। पुलिस वाले को जिसको इस्लाहात लेके आए थे उन्होंने आईजी लगाया, कुछ अरसे बाद उसे फारिग कर दिया, और फारिग किया बेचारा हार्ट अटैक करके अल्लाह को प्यारा हो गया। उसको इतना दुख लगा। ये तो बंदे मारने वाले हैं। उसका नाम भी लेना, कौन लेना? सर मैं एक बहुत अहम टॉपिक और डिस्कस करना चाहता हूं। प्राइम मिनिस्टर साहब मौजूद हैं, मैं चाहूंगा मेरे तवज्जो से ये बात सुने। सर सिविल ऑफिसर्स, ब्रिटिश रूल में सिविल ब्यूरोक्रेसी होती थी, जो कि ब्रिटिश रूल में डीसी, कमिश्नर और बड़े अफसर होते थे। जब सर पाकिस्तान आजाद हुआ और ये लोग वापस गए, तो जब ये वापस गए तो उन्होंने सबको कंपल्सरी रिटायर कर दिया, जबरी रिटायर कर दिया पूरी ब्यूरोक्रेसी जो यहां से गई अंग्रेजों की। सर क्यों रिटायर कर दिया गया? उसकी वजह यह थी, वो कहते थे कि ये महकूम लोगों पर हुकूमत करने वाले लोग हैं, ये महकूम लोगों पर हुकूमत करने वाले लोग हैं, और ब्रिटिश के आजाद शहरियों के लिए ये मिसफिट है। सर ब्रिटिश के आजाद शहरियों के लिए मिसफिट है, हमारी किस्मत में ये लिख दिया गया है। आज भी जो हमारी टॉप ब्यूरोक्रेसी बैठी है सर, उनको पहले ट्रेनिंग दी जाती है कि किसी इंसान को इंसान ना समझना, किसी गरीब को गरीब ना समझना, और जो तुम्हारे पास काम करने आए 10 दफा जलील करने के बाद उसे धक्के देके निकालना। सर जिस ब्यूरोक्रेसी की ट्रेनिंग ही यही है, जिस ब्यूरोक्रेसी की ब्रिटिश दौर के वाले अफसरों की ट्रेनिंग है, खुदा के लिए सर आप इनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम चेंज कराएं, इनका माइंड सेट चेंज कराएं, क्योंकि कोई ब्यूरोक्रेसी जो है इस वक्त हमारे मुल्क में बर्बादी की जो 60-70% वजह वो ये ब्यूरोक्रेसी है सर। इसके लिए मिस्टर ब्राउन बन के जो हमारे ऊपर बैठे हैं, मैं मुस्लिम लीग का शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने हमें गोरों से निजात दिलाई। आज वही मुस्लिम लीग मौजूद है। मैं उस मुस्लिम लीग से रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदा के लिए उस गोरे के निजाम को भी जो वो यहां छोड़ गए उससे भी हमें निजात दिलाएं। वो निजाम हमें खा गया है, उन गोरों के निजाम से हमें निजात दिलाएं। सर मैं आपको बताऊं, जो बड़े बड़े शहरों में इनके घरों की 20-20, 30-30, 40-40 कनाल जमीन पड़ी है, मैं आपको आइडिया देता हूं, आप हर शहर में 2 बड़ी 20-20 कनाल की या 10-10 कनाल की उनकी कोठियां ले लें, वहां पे मल्टी स्टोरी प्लाजाज बनाएं और उनको किराए पे दे दें, जैसे अल्फला बिल्डिंग लाहौर में है, उनको किराए पे दे दें। खुदा की कसम खा के कहता हूं आपके डिस्ट्रिक्ट की सारी तनख्वाहें उससे पूरी हो जाएंगी। इस तरफ सोचें सर, ऐसे काम करें जिससे मलेशिया तर्ज के ऊपर सर जब इनकी जॉब्स हों, इनकी कारकर्दगी को मलेशिया तर्ज पर जांचा जाए। एक अफसर के घर 15-15, 20-20 नौकर हैं सर। और सर अब मैं थोड़ी सी बातें करना चाहता हूं काश्तकार के लिए। सर 270 का डीजल हो गया है, किसान पर खुदकुश हमला है। बिल्कुल ठीक है, मानते हैं ये नातजर्बाकार गवर्नमेंट की वजह है, लेकिन सर आपके आने के बाद इस मुल्क के गरीब को यह उम्मीद लग पड़ी है कि अगर आपने अपनी सियासत को दांव पे लगा के इस गरीब को बचाने का फैसला किया है तो कुछ ऐसे इकदाम करें जिससे पता लगे गरीबों को चाहने वाले आ गए हैं। सर मेरी एक तजवीज है, तजवीज यह है सर कि जितनी भी सब्सिडी दी जाती है
सब्सिडी कभी भी नीचे तक नहीं पहुंचती। जो इन्होंने एहसास प्रोग्राम के सर्वे कराए, मैं आज आपको उनकी स्टोरी बता दूं। एहसास प्रोग्राम के सर्वे यहां से हुए, इन्होंने एनजीओज के जरिए सर्वे करवाए, और जिन एनजीओज ने वहां सर्वे किए, कसम खा के कहता हूं सर, वो एनजीओज ने बच्चों को हायर किया, मैट्रिक FA BA के, उनको उन्होंने कहा जी आप जाके सर्वे करें। अब उन्हें एक साल इन्होंने तनख्वाह नहीं दी, वो मोटरसाइकिल डलवाने के पैसे नहीं थे, और उन्होंने क्या किया, वो जहां भी जाते थे नाम लिखने, उनसे पैसे ले लेते थे। अब जिनसे पैसे लेके वो लिखेंगे, क्या वो गरीबों के नाम लिखे होंगे? एहसास प्रोग्राम के तहत गरीब तक पैसा नहीं पहुंचता। मैं आज आपको बता रहा हूं, मेरी बात लिख रहे, मैं मासेस का बंदा हूं, मैं आपको एक तजवीज देता हूं। आपने गरीब तक अगर सब्सिडी पहुंचानी है, सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप 300 यूनिट तक बिजली के बिलों को माफ कर दें। सर ये 300 यूनिट का 10,000 या 5,000 जो गरीब जाके भरता है, वो उसकी जेब में बच जाएगा। समझ लें कि आपने उसको 10,000 दे दिया, आप 10,000 दे दिया, और जो वापडा वाले हैं सर, वो मुफ्त बिजलियां जला रहे हैं। जो सरकारी अफसर हैं मुफ्त बिजलियां जला रहे हैं, उनके यूनिट मुकर्रर कर दे कि इतने यूनिट तक मुफ्त है, और आगे जो है ना ये पैसे भरे, सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। सर मैं ये बात दूसरी करना चाहता हूं कि आपने सब्सिडी दी है, बहुत बहुत शुक्रिया, 15% सब्सिडी दी है, मैं सलाम पेश करता हूं। इसको थोड़ा सा चैनलाइज कर लें। मैं अपनी तजवीज देना चाहता हूं सर, जिस अफसर की पहले ही 10 लाख 15 लाख 20 लाख तनख्वाह है, इस महंगाई से वो रोटी से नहीं मरता। सॉरी टू से, मैं माजरत के साथ कहता हूं, जिसकी पहले ही 15 लाख 10 लाख 20 लाख तनख्वाह है, वो भूखा नहीं मरता। हमने सोचना है जो भूखा मर रहा है, हमें उस सफेद पोश के लिए सोचना है, जो सफेद पोश खुदा की कसम किसी से पैसे मांगने की जरूरत भी नहीं करता। मेरे चिट्टे कपड़े, मैं कीमे लोगों को पैसे मांगा, आखसी भूखा है, नहीं मांगते सर सफेद पोश। 4 स्केल से लेके 14 स्केल तक जो अफसर हैं, 4 स्केल से 14 स्केल तक, वो सबसे मजलूम अफसर हैं सर। आप उनकी 50% सब्सिडी बढ़ा दें, बाकियों की ना बढ़ाएं। खुदा की कसम इस दुनिया में भी आपको अल्लाह जन्नत देगा, बेहतरी देगा, और आगे भी जन्नत देगा, क्योंकि 4 से 14 स्केल के वो लोग हैं सर जो असल रो रहे हैं, मर रहे हैं, और उनको ये सारा, उनका घर खाना खत्म हो गया है, उनको आप बचा लें। और काश्तकार के लिए मैं बताना चाहता हूं सर कि मजदूर इस वक्त जो मुजारे हैं सर हमारे, वो हमारी जमीनें छोड़ के, वो मैं थोड़ी सा खत्म करता हूं, बातें ऐसी हैं, जमीनें छोड़ के भाग गए हैं सर। जो मुजारे हमारे थे ना, वो हमारी जमीनें छोड़ के, उन्होंने हमें मुस्ताजरी दी हुई है, लेकिन छोड़ के भाग गए हैं। कहते हैं जी हम नहीं काश्तकारी कर सकते, महंगी खाद और बीज पहले ही उनके लिए जीरन थी। सर मेरा रिक्वेस्ट ये है कि किसानों के लिए जो टैरिफ रेट बढ़ा दिया गया है, उससे भी वो जिंदा दरगोर हो गए हैं। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो ट्यूबवेल है किसान की, उनको सर, जो सोलर पैनल है ना सर, वो उनको किस्तों पर बिला सूद, बैंकों को कहें कि किस्तों पर बिला सूद उनको सोलर जो है ना वो फराहम करें, और किस्तों पे दें और सूद भी ना लें, और उसके ऊपर दे दें। कम से कम उनका अगर और महंगाई हो गई ना, और इधर ट्यूबवेल से बचत हो गई ना बिजली की, उन्हें आप उन्हें कंपनसेट कर रहे होंगे किसी तरह से, और वो काश्त करने के काबिल हो जाएंगे। और सर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 5 बड़े शहरों में ये जो बारिशी पानी होता है, वहां पे सर ऐसे टैंक बनवाए जाएं जिसमें पानी जखीरा किया जाए और उसको ज़राअत पे इस्तेमाल किया जाए। और सर मुल्तान में इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो हैं वो रुक रही हैं सर, दिल्ली में फ्यूलिंग के लिए दिल्ली में इंटरनेशनल फ्लाइट्स रुकती हैं। अगर बहावलपुर में और आप या मुल्तान में कुछ ऐसा सिस्टम बना दें तो ये लोग आपकी तरफ भी डाइवर्ट हो सकते हैं, ये आपके फाइनेंस का एक बहुत अच्छा जरिया होगा। दूसरा सर ये है कि ट्रीटमेंट प्लांट्स जो लगाए जा रहे हैं, उसमें ज्यादा से ज्यादा ट्रीटमेंट प्लांट लगा के उसका पानी ज़राअत के लिए दिया जाए। और सर वाटर वर्क्स के जो हेड्स हैं उनके लिए भी मैं, अच्छा दूसरा आम की पैदावार के लिए मुल्तान वो किया जाए सर। और दूसरा मैं कहना चाह रहा हूं सर, आखिरी बात कि मैं आपका कुछ शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूं कि आपने मुल्तान में PSDP में मुल्तान में PSDP में ड्यूअल ब्रिज चनाब के ऊपर आपने दी है, मैं उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आपने मुल्तान रिंग रोड के लिए, पंजाब में मुल्तान रिंग रोड के लिए स्टडी हो रही है, मैं उसके लिए भी आपका शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूं। ड्यूअल कैरेज वे हेड मोहम्मद वाला टू मुजफ्फरगढ़,
वो भी दिया गया है, उसका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और सर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं कि मोटरवे में टाटेपुर पे मुल्तान में एक इंटरचेंज बनाया गया है जो पिछली दफा पीएसडीपी में अप्रूव हुआ है और वहां पे काम शुरू हुआ है। टाटेपुर से अगर नॉर्दर्न बाईपास को, हेड मोहम्मद वाले को, मुजफ्फरगढ़ को लिंक कर दिया जाए तो यह सर इतना बड़ा लिंक होगा कि समझ लें कि मुल्तान 0 पॉइंट पे आ जाएगा। और सर साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट जो तामीर हो रहा है उसको जरा फास्ट कराया जाए, मेरी ये रिक्वेस्ट है सर। और साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट तक मेट्रो भी पहुंचाई जाए, क्योंकि मेट्रो अगर जाएगी तो वहां पे जो मेट्रो में रश नहीं है तो वो वहां पे रश लग जाएगा। और साउथ पंजाब के सूबे के लिए भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं सर। बातें तो अभी बहुत सारी थी, अब मैं चूंकि प्राइम मिनिस्टर साहब आ गए तो मैं आखिर में फिर सर आपका बेहद शुक्रिया अदा करता हूं और मैं ये मुतालबा करता हूं कि सर फाइनेंस के लिए हाई लेवल पार्लिमानी कमीशन बनाया जाए और जिसमें उन लोगों को शामिल किया जाए फाइनेंस के मामलात में जो मुल्क से पैट्रियट हो, जो हुकूमतों से पैट्रियट ना हो, जो मुल्क की बेहतरी करें और जो मुल्क की बेहतरी करें और मुल्क की भलाई करें। और इस वक्त हमारा गरीब सर जिस क्रंच में है वो मौत के दहाने पे पहुंच गया है, लेकिन हमारे गरीब को कोई ये समझाने वाला नहीं है कि जो IMF का मुआहदा है वो किसने साइन किया है, ये शराइत किसने साइन की हैं। और इंटरनेशनल जो मुआहदे होते हैं उनके ऊपर पाबंदी करना हर हुकूमत को फर्ज है। जैसे बाप कोई वादा करे तो उसके बेटे को और उसके घर वालों को, भाइयों को उसके साथ चलना पड़ता है। ये कोई समझाने वाला नहीं है, ये अवाम को समझाने की जरूरत है। और इस वक्त अवाम जो सोच रही है, अगर इनकी हुकूमत 1 साल और रह जाती तो पता नहीं हमारा क्या बनता। और मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो मैंने बातें की हैं मैंने एक ऐसे पार्लियामेंटेरियन के तहत की हैं जो हक और सच की बात करता है, जो ये नहीं देखता। क्योंकि 2 साल से मैंने उनके खिलाफ जंग लड़ी है और 2 साल से मैं उनको कह रहा था कि आप गलत कर रहे हैं और वही चीज वो नहीं समझे तो इस अंजाम को पहुंचे हैं। और यहां आपको भी हम जो सही तजावीज हैं वो देते रहेंगे और आपसे रिक्वेस्ट करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर।